जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं विनय प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सृजनात्मकता के बारे में, यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में। आपने सृजनात्मकता का नाम सुनकर शायद मन में कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये सृजनात्मकता क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने शब्द अंग्रेजी में कहा क्रिएटिविटी, तो आपने समझ लिया होगा कि क्रिएटिविटी किसे कहते हैं। और अगर कम शब्दों में कहें तो क्रिएटिविटी के बारे में बताने के पहले मैं एक अनुरोध करूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी ये ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से सृजनात्मकता के बारे में। इसकी पूरी जानकारी लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं। अगर जानकारी को अच्छी से समझना है तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, भगा भगा के बिल्कुल ना देखें। तो सृजनात्मकता को अंग्रेजी में हम क्रिएटिविटी कहते हैं। और क्रिएटिविटी को जानने के लिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे आप क्रिएटिविटी को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। क्रिएटिविटी मतलब क्रिएट मतलब कुछ नया बनाने वाला, कुछ नया करने वाला। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सृजन करने वाला, सृजनात्मकता। जो व्यक्ति किसी चीज का सृजन करता है, सृजनहारी होता है। आपने भगवान के नाम के आगे लिखा होगा सृजनकर्ता। किसको कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सृजनकर्ता किस भगवान को कहते हैं। यानी वो भगवान जिसने इस पूरी कायनात की या पूरे पृथ्वी की रचना की, पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उसको हम सृजनकर्ता कहते हैं। आपने सुना होगा सृजनकर्ता कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं चर्चा कर रहा हूं सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता का आशय होता है क्रिएट करना, सृजन करना, किसी नई वस्तु या नए विषय या नए आलेख के बारे में संपादन करना, उसका लेखन करना या खोज करना कह सकते हैं। खोज करना बुरा नहीं होगा, क्योंकि सृजन उसी को कहते हैं जो नया खोज होता है। खोज में पुराने और नए सभी शब्द शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में केवल नए शब्दों को शामिल किया जाता है। यानी वो हर चीज क्रिएटिविटी है जो पहली बार हुई थी। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहली बार प्रेशर कुकर का निर्माण हुआ, या यूं कहें कि पहली बार उसका आविष्कार हुआ। जब प्रेशर कुकर पहली बार बना वो क्रिएटिविटी थी। उसके बाद उसके आकार में परिवर्तन हुआ, कैंटियूरा बना, ढेर सारे विभिन्न तरह के मॉडल आए छोटे बड़े, उसको मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। पर दूसरी बार जो हुआ वो क्रिएटिव नहीं कहलाएगा। क्रिएटिविटी मतलब उसमें मौलिकता के गुण होते हैं। जो पहली बार होता है वही क्रिएटिव होता है, उसके बाद जो होता है वो कॉपी और मॉडिफिकेशन होता है। अगर मैं बात करूं पहली बार साइकिल का आविष्कार किसने किया, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे रूट के कि पहली बार साइकिल का आविष्कार किसने किया। जब पहली बार साइकिल का आविष्कार हुआ उस समय उस व्यक्ति ने एक नया क्रिएटिव कार्य किया था, एक क्रिएटिविटी किया था। लेकिन साइकिल के डिजाइन में आते आते समय बीतते गया और नए नए डिजाइन, नए नए मॉडल्स आते गए। तो जितने भी नए डिजाइन, नए मॉडल आते गए वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो मॉडिफिकेशन है, कॉपी पेस्ट है। तो मॉडिफिकेशन और क्रिएटिविटी में अंतर यही है कि जो पहली बार बने, पहली बार जिसका आविष्कार हो, पहली बार जिसका निर्माण हो, वो क्रिएटिविटी है। और उसमें कुछ उसके मॉडल में बदलाव करके उसी पैटर्न पे दूसरा काम होता है। साइकिल के आधार पे ही मॉडिफिकेशन करके नई या अलग डिजाइन की साइकिल बनाई जाती है, तो उसको हम क्रिएटिविटी का नाम न देकर उसको मॉडिफिकेशन का नाम देंगे, तो मॉडिफाई किया गया है। तो उसके अलावा और जितने भी चीजों का आविष्कार हुआ है, आज भौतिकवादी युग में आप देख रहे हैं कि हर चीज संसाधनों से लैस पड़ा हुआ है। ये संसाधन ही एक क्रिएटिविटी का मुख्य आधार है। ये जब पहली बार बने तो उस समय क्रिएटिविटी थी। पहली बार दूरभाष यंत्र कब बना, ग्राहम बेल ने बना दिया। उस समय टेलीफोन था, फिर बाद में मोबाइल यंत्र। तो जब टेलीफोन बना वो क्रिएटिविटी थी। लेकिन उसका दूसरा वर्जन, उसके बदलाव होते गए, डिजाइन में मॉडिफिकेशन होते गया, वो सब मॉडिफिकेशन था, बदलाव था। लेकिन पहली बार ग्राहम बेल ने ही क्रिएटिविटी का आविष्कार किया था। एडिसन ने बल्ब पहली बार बनाया तो उसका क्रिएटर किसे कहेंगे, एडिसन को। अब बल्ब के ढेर सारे डिजाइन आ गए हैं, पहले गोल बल्ब था, फिर एलईडी, एलसीडी, ढेर सारे मॉडल आ गए हैं। अब ये सब क्या है, मॉडिफिकेशन है। इसको हम क्रिएटिविटी नहीं कह सकते। उसी पैटर्न पे कुछ काम किया गया है, उसको हम मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ इसके कुछ परिभाषाओं के बारे में। इन परिभाषाओं से काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि सृजनात्मकता क्या है। तो जेई ट्रेहल महोदय की परिभाषा के आधार पर माने तो सृजनात्मकता मानव की वो योग्यता है जिसके द्वारा वो कोई रचना या नवीन कार्य करता है। काफी देर से मैं बात कर रहा हूं कि कोई नई रचना या कोई नवीन कार्य को ही क्रिएटिविटी बोल सकते हैं।
किसी मॉडिफिकेशन को हम क्रिएटिविटी नहीं बोल सकते। ठीक वही विचार डेल महोदय का है। वो कहते हैं कि मानव की वह योग्यता है जिसके द्वारा वो कोई रचना या कोई नवीन कार्य करता है। वो नई रचना हो सकती है, नवीन कार्य हो सकता है, या पहली बार कोई आविष्कार हो सकता है। एक दूसरी परिभाषा लेते हैं इसराइली एन के माध्यम से, जिन्होंने अपने को इस बात को और स्पष्ट किया है कि सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं प्रस्तुत करने की सामर्थ्य एवं क्षमता है। जो व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता होती है क्या करती है, किसी नवीन वस्तु का निर्माण करती है एवं प्रस्तुत करती है, मतलब नया बनाती है, नया क्रिएट करती है। इसी के सामर्थ्य या क्षमता को हम सृजनात्मकता कहते हैं। यानी फिर से यही बात स्पष्ट हो रही है। सभी व्याख्याओं के आधार पर, सभी परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कोई नवीन कार्य, नवीन आविष्कार या नवीन विषय वस्तु की खोज को ही हम सृजनात्मकता कह सकते हैं। आइए देखते हैं सृजनात्मकता की पहचान या विशेषता है। जो लोग क्रिएटिविटी होते हैं, जिसके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है, या जो लोग क्रिएटर होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनकी पहचान होती है, कैसे हम क्रिएटिव लोगों या क्रिएटर लोगों को पहचाने या कैसे उनकी विशेषता के बारे में जाने। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैंने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगर समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके अलावा अन्य बिंदु भी हो सकते हैं उसके पहचान या विशेषताओं के बारे में, जिसके बाद में चर्चा की जा सकती है। फिलहाल मैंने 10 बिंदुओं का उल्लेख किया हुआ है जो सृजनात्मकता की पहचान एवं विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहली पहचान या विशेषता है नवीनता एवं मौलिकता। जी हाँ, परिभाषा के आधार पर स्पष्ट है कि जिस काम में नवीनता हो, मौलिकता हो, वही सृजनात्मकता है। बाकी सब मॉडिफिकेशन है, बाकी सब बनावटी है, कॉपी पेस्ट है। इसलिए सबसे पहला गुण क्या है, नवीनता और मौलिकता। अगर किसी कार्य में, किसी आविष्कार में, किसी खोज में आपको नवीन चीज मिले, पहली बार हो रहा है, या मौलिकता मतलब पहली बार वो बना, मौलिक है, उस व्यक्ति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए बिल्कुल एक मौलिक इकाई है। अगर पहली बार वो बना तो वो नवीन भी है, मौलिक भी है। अगर किसी चीज में नवीनता और मौलिकता के गुण पाए जाते हैं, वो सृजनात्मकता की श्रेणी में आएगा। उसकी विशेष पहचान है या विशेष उसकी विशेषता है। आगे देखेंगे, सभी प्राणियों में पाई जाती है। जो सृजनात्मकता होती है वो हमारी बुद्धि की भांति, जैसे हमने कहा था कि बुद्धि सभी प्राणियों में पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार क्रिएटिविटी भी हर व्यक्ति में पाई जाती है, पर सबके अंदर उसकी मात्रा अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति थोड़ा कम क्रिएटिव होता है, कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा क्रिएटिव होता है, और कई व्यक्ति तो बहुत अधिक क्रिएटिव होते हैं। इतने क्रिएटिव होते हैं कि न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठे बैठे एक नए गुरुत्वाकर्षण के बल का आविष्कार कर दिया, एक नया क्रिएटिव कार्य कर दिया। उनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी थी। इसलिए सभी प्राणियों में इसकी मुख्य विशेषता है कि क्रिएटिविटी सभी प्राणियों में पाई जाती है। किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है, किसी में बहुत अधिक होता है। जिनके अंदर बहुत अधिक होता है वो बड़े काम कर लेते हैं, जिनके अंदर छोटे मोटे क्रिएटिविटी के गुण होते हैं वो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन या छोटे मोटे आविष्कार कर सकते हैं। इनमें लोगों में इसकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर क्रिएटिविटी की मात्रा अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती है। कई लोग की क्रिएटिविटी कला के क्षेत्र में है, कई लोग की क्रिएटिविटी गायन के क्षेत्र में है, कई लोग खाना बनाने में अधिक गुणवान है। तो क्रिएटिविटी का जो क्षेत्र होता है वो सब हर व्यक्ति में एक समान नहीं होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर वो अलग अलग क्षेत्रों में या अधिक या बहुत अधिक क्रिएटिव हो सकते हैं। आगे देखते हैं, समाज एवं मानवता के लिए अति उपयोगी। सृजनात्मकता की विशेष पहचान या विशेषता ये भी है कि वो समाज के तथा मानवता के लिए उपयोगी होता है। वो हर चीज को हम क्रिएटिव का संज्ञा देते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो। अब मन में एक दुविधा वाला प्रश्न आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा हो कि जो चोर साइबर क्राइम करने के लिए गलत सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्या उसको हम क्रिएटिविटी नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ लिखा है सभी प्राणी समाज तथा मानवता के लिए उपयोगी हो, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं जो समाज और हम मानवता के लिए उपयोगी हो। लेकिन जिन व्यक्तियों ने सॉफ्टवेयर चोरी के लिए बनाया है, साइबर क्राइम के लिए बनाया है, वो भी तो एक नवीन प्रणाली है, नवीन संरचना है, उसे भी हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ की कंडीशन के आधार पर जो विशेषता लिखी हुई है, इसके आधार पर माने वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। वो है तो क्रिएटिविटी, लेकिन हमारा समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, हम उसको अपने समाज में जगह नहीं देते हैं। उसने क्रिएटिव कार्य जो किया, एटीएम से कैसे पैसे चुरा लिए जाए, उसमें ढेर सारे नए नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं और लोग चोरी कर रहे हैं, विभिन्न तरीकों से साइबर क्राइम कर रहे हैं। पर आप होशियार रहें, बच के रहें, किसी को भी ओटीपी या एटीएम कार्ड का नंबर बिल्कुल साझा ना करें। ये किसी भी बैंक द्वारा नहीं मांगा जाता है। लेकिन
क्या उनके इस गुण को, उनके इस बुद्धि को हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं? एक नजर से देखें तो क्रिएटिविटी है, लेकिन यदि समाज तथा मानवता के लिए उपयोगी नहीं है तो वो उसको हम क्रिएटिविटी नहीं मानेंगे, उसको हम एक अच्छा दर्जा नहीं देंगे। आगे देखते हैं, प्रतिभा का विकास होता है। क्रिएटिविटी का एक विशेष लक्षण है या विशेष विशेषता उसकी है कि उसके क्रिएटिविटी के माध्यम से व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होता है। जब व्यक्ति कुछ नए कार्यों के बारे में सोचता है, कार्य को करता है, तो वो उस कार्य को करने के बाद उसके अंदर जो प्रतिभाएं होती है, उसको इतना उत्साह मिलता है, इतना पुनर्वरण मिलता है कि मैंने इस काम को कर दिखाया है, और उस काम को कर दिखाने के बाद उसके अंदर और भी प्रतिभाएं उभर के आती हैं, उसके अंदर छुपी हुई दबी हुई प्रतिभाएं हैं, वो और बड़े रूप से विकसित होकर बाहर निकलती हैं और व्यक्ति और बड़ा बड़ा कार्य करना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं कि सृजनात्मकता से पुनर्वरण मिलता है और पुनर्वरण से नवीन सृजनात्मकता की जाती है। अभी मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था कि प्रतिभा का विकास होता है। उस बात की पुष्टि मैं इस बिंदु से करूंगा कि जब कोई व्यक्ति नया सृजनात्मक कार्य करता है, नया क्रिएटिव वर्क करता है, तो जो वो कार्य लोगों के सामने उभर कर आता है, लोग उसे देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, या नई खोज के बारे में सबको पता चलता है, इस बात से व्यक्ति को ढेर सारा रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्वरण मिलता है, अपने आप को रीइंफोर्समेंट पाकर अगली बार कोशिश करता है कि इस काम के लिए मुझे इतना उत्साहवर्धन मिला है, इतना रीइंफोर्समेंट मिला है, इतना पुनर्वरण मिला है। उस पुनर्वरण के मिल जाने के बाद उसके अंदर उत्साह, जोश और दुगना बढ़ जाता है और अगली बार वो और बेहतर सृजनात्मक कार्य और नवीन कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए सृजनात्मकता से पुनर्वरण मिलता है और पुनर्वरण से नवीन सृजनात्मकता का जन्म होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, सामान्य परिस्थितियों से अलग दृष्टिकोण। जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, जो सोचने का नजरिया है, वो बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। क्योंकि अगर सभी व्यक्तियों के समान इनका दृष्टिकोण और नजरिया होगा तो शायद एक क्रिएटिव पर्सन नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो क्रिएटिविटी वाले लोग होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो बिल्कुल अलग सोचते हैं, उनका जो दृष्टिकोण होता है अलग होता है। मैं क्रिएटिविटी की श्रेणी में ढेर सारे लेखकों को लेता हूँ, मुंशी प्रेमचंद से लेकर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, जितने भी ये नए नए हिंदी काव्य के लेखक हैं, ये सभी एक क्रिएटर पर्सन है। इन्होंने अपनी कविताओं को क्रिएट किया, पहली बार समाज के सामने उभार कर ले आए। इसलिए हम सभी लेखकों को हम सृजनात्मक व्यक्ति बोलते हैं। जितने भी राइटर हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी सुरों को बनाने वाले या संगीत को बनाने वाले संगीतकार कह सकते हैं हम, जितने भी संगीतकार हैं, वो एक क्रिएटिव पर्सन है। तो ऐसे लोगों की सोच हम सबसे सामान्य होती है, सामान्य व्यक्तियों से अलग होती है। अगर एक संगीतकार की सोच सामान्य से अलग नहीं होगी तो सामान्य से अलग वो संगीत कैसे बना पाएगा? अगर उसकी सोच सामान्य से अलग नहीं होगी तो एक नया धुन का निर्माण कैसे करेगा? आप रोज ढेर सारे गाने सुनते हैं, आप कई ऐसे गाने हैं जो जीवन में पहली बार सुना है। आजकल का जमाना रिमिक्स का जमाना हो गया है, पुराने गानों पे नए धुन। इसको क्या आप क्रिएटिविटी कहेंगे? शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा था जो पहली बार हो वो क्रिएटिविटी है और बाद में उसका मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी का ठप्पा तो नहीं लगता, पर लोग मानते हैं कि मैंने कुछ नया क्रिएट किया है। आप देखेंगे पुराने जमाने के सभी गाने को रीमिक्स बेस पे बनाया जा रहा है और क्रिएट करने की कोशिश करता नहीं है, पर उसके मूल रूप से उसे हम क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर धुन वही है, राग वही है, खाली म्यूजिक के बीच को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वो मौलिकता खत्म हो जाती है। जो मौलिकता होनी चाहिए वो मौलिकता नहीं है, इसलिए उसको हम क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र निर्णय क्षमता। जो क्रिएटिव पर्सन होता है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है, उसके अंदर निर्णय क्षमता बिल्कुल स्वतंत्र होती है, मुक्त होती है। आप देखे होंगे जब कोई लेखक होता है तो अपने मन से ही चिंतन करता है, खुद सोचता है और खुद लिखता है अपने स्वतंत्र निर्णय के आधार पर। वो किसी से पूछ कर नहीं लिखता कि मैं अपनी कविता के लिए अगली लाइन क्या रखूं, अगली पंक्तियां क्या रखूं, क्योंकि अगर किसी से अन्य से पूछ कर करेगा तो शायद रचना कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए वो स्वतंत्र निर्णय होगा, निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अपने आप से निर्णय लेते हैं कि किस शब्द के बाद किस शब्द को जोड़ूं तो हमारा कार्य क्रिएटिव हो जाएगा। इसलिए जो भी क्रिएटिव पर्सन होते हैं उनके अंदर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है और इसी स्वतंत्र क्षमता के कारण वो क्रिएटिव कार्य कर पाते हैं। आगे देखते हैं, उत्सुकता की भावना। जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं उनके अंदर ढेर सारा एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, उत्सुकता नहीं होगी तो आप एक थके हुए इंसान की तरह अपना जीवन यापन करेंगे। आप देखे होंगे जो वैज्ञानिक काम करते हैं, नए वैक्सीन बनाते हैं, जैसे कि कोरोना पे नए वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, काम हो रहा है, काम चल रहा है,
कितने जोश खरों से, जितने उत्सुकता के साथ लोग काम कर रहे हैं। डेली हजारों की हजारों टेस्टिंग हो रही है एक ही विषय वस्तु पर, बस कोरोना की वैक्सीन बनानी है। इस कॉन्सेप्ट पे लाखों टेस्टिंग हो, एक नए उत्साहवर्धन के साथ, एक नए उत्सुकता के साथ कि आज शायद सफलता मिल जाए, आज शायद दवाई बन जाए। उसी आप जब भी देखेंगे उनके अंदर उत्सुकता भरी रहेगी, रोज उत्सुक होकर आज बन जाए दवाई, और शाम तक रिजल्ट क्या आता है, दवाई नहीं बन पाई। तो अगले दिन थकते नहीं है, अगले दिन फिर नए उत्साह के साथ आते हैं कि आज हम कर देंगे, फिर भी नहीं होता है, तीसरे दिन फिर करते हैं। तो जिसके अंदर उत्सुकता की भावना होगी, उत्साह की भावना होगी, वो व्यक्ति क्रिएटिव पर्सन कहलाएगा, क्रिएटिविटी कर सकता है। संवेदनशील व चिंताशील, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो बड़े ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, कम बोलचाल पसंद करते हैं और आराम से बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और चिंतनशील होते हैं। वो चिंतनशील क्यों होते हैं, अपने नए क्रिएटिविटी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। अगर कोई लेखक होगा तो मैंने ये कविता लिख डाली है, इसकी अगली पंक्तियां क्या होंगी। अगर कोई संगीतकार होगा तो कुछ धुन तो बीट्स बना चुका है, अगला बीट्स क्या रखूं तो बेहतर है। अगर कोई आविष्कारक होगा और आविष्कार कर रहा है, उसमें कुछ बदलाव लाना है या उसका आविष्कार पूर्ण नहीं हो रहा है, तो जब तक आविष्कार हो नहीं जाता वो चिंतनशील रहता है, चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है और चिंतन से उस समस्या का समाधान कर एक नई विषय वस्तु हमारे सामने पेश करता है और हम उसको एक क्रिएटिव पर्सन कहते हैं और सृजनात्मक बालक कहते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति कहते हैं। एक अंतिम लाइन कहूंगा, परिहासशील या खुली विचारधारा। जो ये सृजनात्मक लोग होते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं या क्रिएटिव पर्सन होते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहने वाले लोग हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलेंगे और लोगों से परिहास करते हैं, आनंद करते हैं, लोगों से हंसी मजाक करते हैं और खुली विचारधारा के होते हैं। क्योंकि अगर ये विक्षिप्त विचारधारा के हुए तो कुछ नया क्रिएटिविटी कार्य नहीं कर पाएंगे। इनके लिए पूरा खुला ब्रह्मांड है, ये खुले ब्रह्मांड से खुली विचारधारा के आधार पर अपनी पूरी रचनाएं और नए धुन का आविष्कार करते हैं। तो ये रहे तमाम पहचान और विशेषताएं जिसके बारे में मैंने आपको परिचित कराया। इसमें अगर कोई संशय है, कोई दिक्कतें हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और ढेर सारी विषय वस्तु हैं, पर कम समय के वीडियो बनाने के का ध्यान रखते हुए हमने कुछ मुख्य 10 बातों को इसमें लिया हुआ है। अब आइए जानते हैं सृजनात्मकता के और परिभाषा के अलावा हमने सृजनात्मकता की पहचान एवं विशेषता को जाना है। अब हम जानते हैं सृजनात्मकता चिंतन के सोपान। एक क्रिएटिव पर्सन जो सृजनशील व्यक्ति है उसके अंदर कुछ नई सृजनात्मकता कैसे होती है, उसके क्या सोपान है। जब व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है तो उसके अंदर किस किस स्टेप से वो गुजरता है, या यूं कहें कि नया सृजन करने के लिए आपको कौन कौन से रास्ते से गुजरना पड़ता है और उस रास्ते पे कौन कौन से पड़ाव पड़ते हैं, उन पड़ाव को पार करने के बाद एक सृजनशील व्यक्ति आप बन जाएंगे। तो व्यक्ति को मुख्य रूप से सृजनात्मकता के सोपान की बात करूं तो 4 स्टेप होते हैं, 4 सोपान होते हैं। इन 4 सोपानों से हर क्रिएटिव व्यक्ति को गुजरना होता है और एक नया क्रिएटिव वर्क करके दिखाता है। तो आइए समझते हैं बारी बारी इन 4 स्टेप के बारे में, 4 सोपान के बारे में कि सबसे पहले अगर आपको कोई सृजन कार्य करना है तो सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले होता है तथ्य संग्रहण एवं तैयारी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक टॉपिक लेते हैं जिसके बारे में आपको क्रिएटिविटी करना है। अब आप सोच के देखिए अब क्या बनाना चाहते हैं। मैं एक नया कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, लहसुन प्याज छिलने की मशीन। आज आपने देखा होगा कि ढेर सारे शादी विवाह पार्टियों में आज भी वही पुरानी परंपरा, लोग प्याज को चाकू से ही छीलते हैं, लहसुन को खाट पे फिर हाथ से रगड़ के ही उसका छिलका निकालते हैं या कई जगह तो निकालते ही नहीं है। आज तक मेरे हिसाब से, मेरे समझान से लहसुन प्याज छिलने की मशीन नहीं बनाई गई है। तो अगर आपको लहसुन प्याज छिलने की मशीन बनानी है तो सबसे पहले आपको तथ्य संग्रहण करना पड़ेगा कि सब आपके मन में कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं एक मशीन बनाऊंगा लहसुन प्याज छिलने की, फिर लहसुन छिलने की। एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, लहसुन छिलने की मशीन आपका तथ्य हो गया, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ गया कि लहसुन छिलने की मशीन बनानी है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिविटी के स्टेप की। सबसे पहला आपको प्रॉब्लम ढूंढना है, आपको करना क्या है, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपने ढूंढ लिया कि मैं लहसुन छिलने की मशीन बनाना चाहता हूँ जो दुनिया में नहीं बनी हुई है। अब क्या करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाएंगे कि कैसे करें। अब इसके बाद आप गर्भीकरण, वो दिमाग में आपको घूमेगा। गर्भ को तो समझते हैं, गर्भ में पलना, बच्चा क्या होता है, पेट में पलता है। उसी प्रकार ये तथ्य आपके दिमाग में गर्भीकरण करेगा, आपके दिमाग में पलेगा, आपके दिमाग में छोटे से बड़ा होगा। आपने सोचा लहसुन छिलने की मशीन, अब वो दिमाग में घूम रहा है, चक्कर चक्कर घूम रहा है, कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं, कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ूं। मैंने भी ऐसा सोचा, मैंने भी कॉन्सेप्ट पकड़ा,
और फिर आपके दिमाग में आता है कि आपने देखा होगा कि जो चिकन की दुकान होती है, चिकन शॉप होता है, वहां मुर्गे के बाल को कैसे छीलते हैं गर्म पानी में डाल के, और कैसे उस मशीन में मुर्गे को डालते हैं तो मुर्गे का पूरा बाल पूरा निकल जाता है, उसके पूरे पंख निकल जाते हैं और फ्रेश मुर्गा बाहर आता है। एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ऐसे ही आया था। जब आप बार बार उस तथ्य को सोचते हैं, वो तथ्य दिमाग में घूमते रहता है, गर्व करता रहता है, गर्भीकरण होता है, और कुछ समय बाद एक नया एक आइडिया लेके स्फुरण होता है, दिमाग के बाहर वो निकलता है कि हम इस तरह काम कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया मिल गया कि हम जिस तरह मुर्गे के पंख की छिलाई जिस मशीन से होती है, उस बेस पे अगर हम बनाए लहसुन छिलने की मशीन तो कैसा होगा, और जैसे ही आइडिया आया उसको हम बोलते हैं स्फुरण। आपके दिमाग में वो बात बाहर आ गई, स्फुरण हो गया, और स्फुरण के बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्फुरण के आधार पर जो बात वो निकल जाती है, फूट के बाहर आती है। स्फुरण का मतलब होता है फूट कर बाहर निकलना। जैसे एक अनाज का बीज फूट कर अंकुरित होता है, उसको हम स्फुरण बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग में जो गर्भीकरण कर रहा था, वो गर्भीकरण करने के बाद जब वो आइडिया दिमाग से बाहर निकला, उसको हम स्फुरण कहेंगे। और स्फुरण के आधार पर हम ढेर सारे प्रयोग करते हैं, टेस्ट करते हैं, लैब जाते हैं, और ढेर सारे प्रयोग करने के बाद अगर हम सफल हुए उसको हम पुष्टिकरण कहते हैं, उसको हम पुष्टि कर देते हैं। और यकीन मानिए आपको स्फुरण का जो स्टेप है, इसको पूरा करने में हो सकता है हजारों टेस्ट लग जाए। एडिसन ने अपने बल्ब के आविष्कार के लिए कितने हजार टेस्ट किए, उसका लैब जल गया, फिर भी उस टेस्ट को नहीं रोका गया, और अगली बार उसने नया लैब बनाया और नया टेस्ट करना शुरू कर दिया। हजारों टेस्ट करने के बाद उसके दिमाग में स्फुरण हो गया था बल्ब कैसे बनाना है। आइडिया तो मिल गया आसमानी बिजली को चमकता देखकर, पर कैसे करें, कहां से लाएं, उस पर उसने हजारों एक्सपेरिमेंट किए। आपको भी लहसुन बनाने की मशीन के लिए हजारों एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कभी लहसुन अधिक कट जाएगा, कभी छिलका बच जाएगा, कभी वो काम नहीं करेगा। ऐसे करने के लिए आपको हजारों एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। और जब एक एक्सपेरिमेंट आपका फुलफिल होगा, जो सारे कामों को अच्छे से कर देगा, लहसुन को बड़े अच्छे से छिल देगा, उसमें छिलके अलग और लहसुन की कली अलग हो जाएगी, तब आपका पुष्टिकरण कहलाएगा। यानी कि जब एडिसन ने बल्ब बना दिया, उसका रोशनी सबके सामने दिखा दिया, वो हो गई पुष्टिकरण। सबसे कठिन कार्य क्या है? स्फुरण और तथ्य संग्रहण। सबसे पहले उस चीज के बारे में सोचना जो अभी दुनिया में नहीं है, जो पहली बार करना है। उस तथ्य का संग्रहण करना सबसे बड़ी चीज है। उसका कॉन्सेप्ट सोचना उससे भी बड़ी चीज है, और उसके बारे में स्फुरण के माध्यम से उसका एक्सपेरिमेंट करना और भी बड़ी चीज है। सबसे बड़ा पद होता है स्फुरण। उसमें इतने एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब जाके आप उसका पुष्टिकरण कर पाते हैं, उस चीज का आविष्कार करके सबके सामने दिखा पाते हैं। ये सृजनात्मकता के कुछ सोपान है। इन्हीं माध्यम से ही सभी प्रकार के सृजनात्मक कार्य होते हैं। जो भी सृजनात्मक कार्य हुए हैं, उनको इन 4 सोपानों से गुजरना पड़ता है। आप सोच के देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। अगर कोई समस्या हो इस सोपान में, आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं सृजनात्मकता का मापन। किस व्यक्ति के अंदर कितना सृजनात्मकता है, या उसके अंदर सृजनात्मकता क्वालिटी कितनी है, वो कितना क्रिएटिव परसेंट है, या बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी परसेंट है। या क्रिएटिविटी की क्वांटिटी ढूंढने के लिए या क्वांटिटी को जानने के लिए हमारे भारत और विदेशों में ढेर सारे परीक्षण बने हुए हैं, जिससे हम और आप इस परीक्षण के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, हम कितने क्रिएटिव पर्सन हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा चित्र पूर्ति परीक्षण। ये परीक्षण अक्सर बच्चों के ऊपर लागू किया जाता है कि कुछ चित्र होते हैं डॉट डॉट डॉट। आपने भी बचपन में किया होगा, सरल सलील या कई थे उपन्यास में ये सब आता है कि डॉट 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 बना होगा, उस डॉट को मिलाते ही वो चित्र पूरा हो जाता है। और बच्चा क्या करता है, खरगोश, कुत्ते, बिल्ली, प्याज, गोभी, आलू, फूल, ये सब के चित्र वो पूरा कर लेता है। ये बच्चों पे छोटे स्तर का टेस्ट है, जिससे बच्चों को क्रिएटिव बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा चित्र पूर्ति परीक्षण, फिर से बोल रहा हूँ, एक गुलाब का फूल होगा जिसे डॉट 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 के माध्यम से बनाया गया होगा। जैसे ही आप पेंसिल या पेन से एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाते हैं, वो चित्र पूरा उभर के आ जाता है और आप कहते हैं कि मैंने एक चित्र बना दिया। ये बच्चों को अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है और बच्चे बड़े खुश होते हैं। आपने देखा होगा LKG, UKG या नर्सरी की किताबों में ऐसे बहुत डॉट डॉट होते हैं। A फॉर एप्पल बनाने के लिए डॉट डॉट डॉट, B फॉर बॉल के लिए डॉट डॉट डॉट, C फॉर कैट के लिए भी डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चे उसको पूरा करके अपने आप के अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाल पाए। अगला है वृत्त परीक्षण।
वृत्त परीक्षण में एक गोले के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाना होता है। जो व्यक्ति जितनी सुंदर आकृति, जितनी बेहतर आकृति बनाता है, उसको उतना ही अधिक क्रिएटिव व्यक्ति बोलते हैं। आपने सूरत का नाम सुना होगा, अहमदाबाद का नाम सुना होगा। सूरत की साड़ियां फेमस है पूरे विश्व में। उसमें जो डिजाइनिंग की जाती है वो इस वृत्त परीक्षण के आधार पर लोगों से नए नए वृत्त परीक्षण कराए जाते हैं, नए नए डिजाइन को निकाला जाता है और उस साड़ियों पे या कपड़ों पे छाप कर उसको बेचा जाता है। ये वृत्त परीक्षण भी बच्चों के माध्यम से कराया जा सकता है कि वृत्त के अंदर आपको मनचाही आकृति बनानी है, चाहे कुछ भी बना लो, कोई भी डिजाइन बना लो। तब देखिए बच्चे के अंदर कैसी क्रिएटिविटी निकल कर आती है, बच्चे कैसे कैसे नए नए चित्र बनाते हैं। आपने सोचा नहीं होगा ऐसे नए नए आविष्कार आपको मिलेंगे बच्चों के द्वारा। ये दोनों जो परीक्षण है वो जेपी गिलफोर्ड ने बनाया था, जिसने बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखें, जेपी गिलफोर्ड जो बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उन्होंने इस सृजनात्मक परीक्षण या सृजनात्मक मापन के लिए ये परीक्षण को बनाया, चित्र पूर्ति परीक्षण और वृत्त परीक्षण। अब बात करते हैं अगला, बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। ये सेट टेट नेट में अक्सर पूछा जाता है कि सृजनात्मक चिंतन के प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो उसमें बाकर मेहंदी का नाम मुख्य रूप से आता है। बाकर मेहंदी ने इस टेस्ट के माध्यम से, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के माध्यम से कई तरह के टेस्ट का आविष्कार किया, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल मतलब मौखिक, मतलब बोलचाल के माध्यम से भी क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हैं, और नॉन वर्बल मतलब चित्र को पूरा करके, चित्र को यहाँ से वहां मिलाकर, मतलब बिना बोले भी उस चित्र को पूरा कर सकते हैं। इसको शाब्दिक और अशाब्दिक बोल सकते हैं। शाब्दिक मतलब शब्दों के सहारे बातचीत करके आपके क्रिएटिविटी का टेस्ट होगा, और दूसरा बिना बोले कुछ चित्र को पूरा करके, कुछ मॉड्यूल या डायग्राम को पूरा करने के बाद आपका सृजनात्मक परीक्षण हो सकता है। एक और नाम सामने आ रहा है, पासी का सृजनात्मक परीक्षण माला। जो पासी महोदय थे, इन्होंने भी परीक्षण माला बनाई थी, जिसमें 5-6 स्टेप थे। वो सभी परीक्षण करने के बाद आपका सृजनात्मक स्तर क्या है इसकी जानकारी वो देते थे। ये भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों श्रेणी में आता था। इसमें भी शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण माला थे, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति का परीक्षण, हर आयु के व्यक्ति का परीक्षण करके उसके क्रिएटिविटी के जो स्तर है उसको बताया जा सकता है, उसको और बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं बीपी शुक्ला व जेपी शुक्ला परीक्षण। ये भारतीय मूल के दो मनोवैज्ञानिकों ने, जिनका नाम बीपी शुक्ला और जेपी शुक्ला था, इन्होंने भी 2 परीक्षण मालाएं बनाई हैं, जिसके माध्यम से क्रिएटिविटी का परीक्षण किया जा सकता है और आपके अंदर क्रिएटिविटी की कितनी मात्रा है इसके बारे में आपको बताया जा सकता है। तो आज के चर्चा में सिर्फ इतना ही। अगर इस विषय वस्तु में, इस चर्चा में अगर आपको कहीं कोई भ्रामकता हो, कोई विषय वस्तु में चूक हो रही हो या कुछ जानने के लिए उत्सुक हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे व्यक्तिगत नंबर 9669344871 के माध्यम से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आपके साथ। लेकिन जाते आते एक अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आपको हमेशा और हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।